नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर आईसीएस में, जहां पर मैं मधु पूरी इंडियन पॉलिटी को एमसीक्यू वाइज कवर करा रही हूं। आज का लेक्चर नंबर 58 है, जो कि बेस्ड है गवर्नर पे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है तो ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम 3 से 4 बार जरूर देखें, जिससे कि जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठें और पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आपके लिए काफ़ी इजी हो और आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर पाएं। पॉलिटी काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप क्वेश्चंस का निरंतर अभ्यास करते रहें, और क्वेश्चंस के निरंतर अभ्यास के लिए ही आप सभी के लिए पूरी श्रृंखला फ्री में बनाई जा रही है, जिससे कि आप मैक्सिमम नंबर को अटेम्प्ट करें और पॉलिटी क्वेश्चंस को अच्छे से एग्जाम टाइम में सॉल्व कर पाएं। इसी उम्मीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। Question number first. Consider the following statement in relation to governor of a state in India. First, he must be a citizen of India by birth. Second, he must completed the age of 35 years. Third, he must be eligible to be a member of the Lok Sabha. Fourth, he may be appointed as governor for 2 or more states. Which of these is are correct? तो आपको ये 4 स्टेटमेंट दी गई है और इन 4 स्टेटमेंट में से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि वह जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। तीसरा, वह लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए। चौथा, उन्हें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। तो बताइए कि इन चारों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, जो दूसरा स्टेटमेंट है कि मस्ट हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और चौथा स्टेटमेंट का कह रहा है कि ही मे बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 or more स्टेट, ये भी बिल्कुल सही स्टेटेड है। कोई जो एक गवर्नर होता है वह 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी गवर्नर नियुक्त किया जा सकता है। तो इसमें सही स्टेटमेंट कौन सा हो सकता है? दूसरा और चौथा। तो पहले क्वेश्चन का आ जाएगा ऑप्शन डी में। देखिए 2 और 4 आर करेक्ट, तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शंस हैं ए द प्राइम मिनिस्टर, बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सी द प्रेसिडेंट, डी द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गवर्नर को कौन नियुक्त करता है? दूसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी द प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। गवर्नर को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, consider the following and select the correct answer by using the code given below. First, the governor shall take oath or affirmation before entering upon his office. Second, the format of oath or affirmation is given in the third schedule of Indian Constitution. Third, the governor shall make and subscribe the oath or affirmation in the presence of Chief Justice of the High Court or in the obscene senior most judge of this court. Fourth, the process of oath and affirmation is given in Article 159 of Indian Constitution. तो आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। स्टेटमेंट कौन कौन सा है? राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले शपथ या प्रतिज्ञान लेंगे। दूसरा, शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है। चौथा, तीसरा स्टेटमेंट, राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उनकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की उपस्थिति में शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे और उस पर हस्ताक्षर करेंगे। चौथा, शपथ और प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो आपको इन चारों स्टेटमेंट में से ये बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो बताइए आप लोग इन स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द गवर्नर शैल टेक ओथ और अफर्मेशन बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि द गवर्नर शैल मेक एंड सब्सक्राइब द ओथ
or affirmation in the presence of Chief Justice of the High Court or in his absence senior most judges of that court। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और चौथा स्टेटमेंट का कह रहा है द प्रोसेस ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन इज गिवन इन आर्टिकल 159 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो चौथा स्टेटमेंट भी सही स्टेटमेंट है। तो इस तरीके से पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें फर्स्ट, 3 एंड 4 मेंशन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following suggested that the governor should be an eminent person from outside the state and should be a detached figure without intense political links or should not have taken part in politics in the recent past? निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया कि राज्यपाल को राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और गहन राजनीतिक संबंधों के बिना एक अलग व्यक्ति होना चाहिए या हाल ही के दिनों में राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए? तो आपके ऑप्शन हैं ए, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 1966, बी, राजमन्नार कमीशन 1969, सी, सरकारिया कमीशन 1983, डी, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 2000। तो आपको बताना है कि जो सुझाव दिया गया था वो किस कमेटी ने सुझाव दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरकारिया कमीशन 1983 में ये सुझाव दिया गया था। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग्स द फॉलोइंग एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ ऑफिस टू द गवर्नर? निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है? आपके ऑप्शन हैं ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, डी, आउटगोइंग गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। तो आपको बताना है कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है। पांचवें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट इज नॉट ट्रू? ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि नॉट ट्रू है। भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। बी, ही कैन बी गवर्नर ऑफ मोर देन वन स्टेट, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। सी, ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर, वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है। डी, ही कैन बी रिमूव्ड अर्लियर इफ द लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट पासेस अ रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल, यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो देखिए जो डी स्टेटमेंट है कि ही कैन बी रिमूव्ड अर्लियर इफ द लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न स्टेट पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल, ये स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है और आपको गलत ही बताना था। तो छठे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन हैं ए, इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट एट द सेम टाइम, भारत में एक ही व्यक्ति को एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। बी, द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया are appointed by the governor of the state just as the judges of the Supreme Court are appointed by the president. भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सी, नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ अ गवर्नर फ्रॉम हिज पोस्ट, भारत के संविधान में राज्यपाल को उनके पद से हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है।
D. In the case of the Union Territory having a legislative setup, the Chief Minister is appointed by the Lieutenant Governor on the basis of majority support. विधायी ढांचे वाले केंद्र शासित प्रदेश के मामले में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उप राज्यपाल द्वारा बहुमत के आधार पर की जाती है। तो आपको ये 4 कथन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो 7वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो सी स्टेटमेंट है पढ़िए। द नो प्रोसीजर has been laid down in the Constitution of India for the removal of a governor from his her post। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कहीं की कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कहीं भी मेंशन नहीं है कि भारत के संविधान में राज्यपाल को उनके पद से हटाने के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, consider the following statement and select your answer from the code given below. First, the governor does not have the power to appoint the judge of a state high court. Second, he is not a part of the legislature. Third, he has the power to nominate some member in the legislative council. Fourth, he has no judicial power. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए कोड से अपना उत्तर चुनें। पहला, राज्यपाल के पास राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करने की शक्ति नहीं है। दूसरा, वह विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। तीसरा, उसे विधान परिषद में कुछ सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति प्राप्त है। चौथा, उसके पास कोई न्यायिक शक्तियां नहीं है। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो 8वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाए? देखिए जो पहला स्टेटमेंट का कह रहा है द गवर्नर डज नॉट हैव द पावर टू अपॉइंट द जजेस ऑफ अ स्टेट हाई कोर्ट, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट का कह रहा है कि ही हैज द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और आपको सही स्टेटमेंट बताना था। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट स्कूल बिल्कुल सही है। इस तरीके से ऑप्शन सी बी इज द राइट आंसर। 8th का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, when the same person is appointed as a governor of 2 or more state, the emoluments and allowance payable to the governor shall be। जब एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो राज्यपाल को देय परिलब्धि और भत्ते होंगे। आपके ऑप्शन हैं ए, एज एक्सप्रेस्ड विश द गवर्नर, जैसा कि राज्यपाल ने इच्छा व्यक्त की है। बी, एज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट, जैसा कि राष्ट्रपति ने निर्णय लिया है। सी, एज डिसाइडेड बाय द होम मिनिस्ट्री, जैसा कि गृह मंत्रालय द्वारा निर्णय लिया गया है। डी, इट शैल बी अलोकेटेड अमंग द स्टेट्स इन सच प्रोपोर्शन एज द प्रेसिडेंट में बी ऑर्डर डिटरमाइन, इन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसा राष्ट्रपति आदेश द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। तो 9th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इट शैल बी अलोकेटेड अमंग द स्टेट्स इन सच प्रोपोर्शन एज द प्रेसिडेंट में बाय ऑर्डर डिटरमाइन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर गिवन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट? फर्स्ट, sending a report to the President of India for imposing the President rule. Second, appointing the ministers. Third, reserving certain bill passed by the state legislature for consideration of the President of India. Fourth, making rules to conduct the business of the state government. Select the correct answer using the code given below. किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी विवेकाधीन शक्तियां दी गई हैं? पहला, राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेजना। दूसरा, मंत्रियों की नियुक्ति करना। तीसरा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कुछ विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। चौथा, राज्य सरकार के व्यवसाय के संचालन के लिए नियम बनाना। तो आपको बताना है कि चयन करके नीचे दिए कोड का सही उपयोग करके उत्तर का चुनाव करना है। तो आपको बताना है कि कौन कौन सा इसमें सही स्टेटमेंट है। 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो पहला स्टेटमेंट का कह रहा है कि सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये इसके डिस्क्रिशनरी पावर में आती है। और रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये भी इसकी डिस्क्रिशनरी पावर में आती है। तो पहला और तीसरा ये जो दोनों की दोनों पावर इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1 and 3 ओनली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑन बिल
recommendation of the governor was required, but without recommendation of governor, it was introduced in Rajasthan Legislative Assembly and passed by it and sent to the governor. Now, संवैधानिक प्रावधान के तहत विधेयक पर राज्यपाल की अनुशंसा आवश्यक थी, लेकिन राज्यपाल की अनुशंसा के बिना इसे राजस्थान विधानसभा में पेश किया गया और पारित कर राज्यपाल को भेजा गया। अब ए वेयर असेंट टू दैट एक्ट वाज गिवन बाय गवर्नर शैल नॉट बी इनवैलिड, जहां उस अधिनियम पर राज्यपाल द्वारा सहमति दी गई थी वह अमान्य नहीं होगी। बी द गवर्नर कैन रिफ्यूज टू असेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर राज्यपाल अनुमति देने से इनकार कर सकते हैं। सी द गवर्नर विल सेंड सच अ बिल टू द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राज्यपाल ऐसे विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजेंगे। डी द गवर्नर और द प्रेसिडेंट असेंट इट, देन द कोर्ट विल डिक्लेयर इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, राज्यपाल या राष्ट्रपति इस पर सहमति देते हैं तो अदालत इसे असंवैधानिक प्रावधान घोषित कर देगी। 11th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए वेयर असेंट टू दैट एक्ट वाज गिवन बाय गवर्नर शैल नॉट बी इनवैलिड। 11th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, द अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस प्रमलगेटेड बाय गवर्नर इज नेसेसरी, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। ए बाय प्रेसिडेंट, बी बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, सी बाय द मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, डी नन ऑफ द अबव। 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्ड द गवर्नर टू इशू द ऑर्डिनेंस, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? आपके ऑप्शन से ए आर्टिकल 208, बी आर्टिकल 212, सी आर्टिकल 213, डी आर्टिकल 214। 13 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आर्टिकल 213। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नर हैज द पावर टू प्रोमलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? आपके ऑप्शन से ए 155, बी 156, सी 212, डी 213। 14th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी 213। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन प्रोमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ लेजिस्लेचर अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसी राज्य का राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? आपके ऑप्शन से ए आर्टिकल 123, बी आर्टिकल 213, सी आर्टिकल 220, डी आर्टिकल 219। 15th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आर्टिकल 213। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, द गवर्नर ऑफ अ स्टेट फर्स्ट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, second holds office during the pleasure of the president, third is the head of the state executive power, fourth normally hold office for 5 years. Select the correct answer from the code given below. किसी राज्य का राज्यपाल पहला राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, दूसरा राष्ट्रपति की मर्जी तक पद पर धारण करता है, तीसरा राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रमुख है, चौथा सामान्यतः 5 वर्ष तक पद पर रहता है। तो नीचे दिए कोड से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है। देखिए, जो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा क्या कह रहा है? होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा कह रहा है इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव पावर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चौथा नॉर्मली होल्ड ऑफिस फॉर 5 ईयर, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ये चारों के चारों जो स्टेटमेंट है गवर्नर ऑफ स्टेट के लिए बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल 4, ऑप्शन डी। 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आपके ऑप्शन से ए सेंट्रल कैबिनेट, बी चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सी स्पीकर ऑफ लोकसभा, डी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, द अपॉइंटमेंट ऑफ अ गवर्नर इन अ स्टेट इज मेड एज पर द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान में किस अनुच्छेद के तहत प्रावधान के अनुसार की जाती है? आपके ऑप्शन है ए आर्टिकल 153, बी आर्टिकल 154, सी आर्टिकल 155 या डी आर्टिकल 156। तो 18th क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर्टिकल 155। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्टेट गवर्नर इज नॉट ट्रू? राज्य के राज्यपालों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपके ऑप्शन से ए, ही इज अ पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, वह राज्य विधानमंडल का एक हिस्सा है। बी, ही कैन पार्डन अ सेंटेंस ऑफ डेथ, वह मौत की सजा माफ कर सकता है। सी, ही डज नॉट अपॉइंट जजेस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, वह राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता है। डी, ही हैज नो इमरजेंसी पावर, उसके पास कोई आपातकालीन शक्तियां नहीं है। आपको कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, वो आपको बताना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ही कैन पार्डन अ सेंटेंस ऑफ डेथ, वह मौत की सजा माफ कर सकता है। ये स्टेटमेंट गलत है और आपको जो सत्य नहीं था वही आपको बताना था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज assertion and other is labeled as reason. Choose the correct answer from quote given below. Assertion, the president or a governor cannot be sued in a court of law for any act. Reason, the president can be impeached and the governor may be dismissed for unconstitutional act done. Select the correct answer using the quote given below. नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए के रूप में लेबल किया गया है, दूसरे को कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। दावा ए, किसी भी कार्य के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल पर अदालत में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। कारण आर, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और राज्यपाल को असंवैधानिक कार्यों के लिए बर्खास्त किया जा सकता है। तो नीचे दिए कोड का उपयोग करके आपको सही उत्तर का चुनाव करना है। देखिए जो पहले स्टेटमेंट का कह रहा है, सेशन ऑफ द प्रेसिडेंट और अ गवर्नर कैन नॉट बी शू इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनी एक्ट, ये गलत स्टेटमेंट है, उनको सू किया जा सकता है। रीजन क्या कह रहा है? द प्रेसिडेंट कैन बी इम्पीच्ड एंड द गवर्नर्स में बी डिसमिस फॉर अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट डन, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट बता रहा है। जो रीजन है सही है लेकिन जो इसका असर्शन है वो गलत है। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, गवर्नर सैलरी एंड अलाउंसेस आर गिवन बाय। राज्यपाल का वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा दिए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, बी, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सी, कंटीजेंसी फंड ऑफ स्टेट, डी, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। राज्य की समेकित निधि के द्वारा जो राज्यपाल के वेतन और भत्ते होते हैं वो पे किए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, consider the following statement. First, no criminal proceeding shall be instituted against the governor of a state in any court during his term of office. Second, the emoluments and allowances of the governor of a state shall not be dismissed during his term of office. Which of the statement given above is are correct? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, किसी राज्य के राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्य काल के दौरान किसी भी अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। दूसरा, किसी राज्य के राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? देखो पहले स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा क्या करेगा? द अमेंडमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट शैल नॉट बी डिसमिस्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है और आपको बताना था कि कौन सा कथन इनमें से सही है। तो दोनों के दोनों ही स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 23, टू whom इज द गवर्नर ऑफ अ स्टेट रिस्पॉन्सिबल? किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आपके ऑप्शन हैं ए प्राइम मिनिस्टर, बी प्रेसिडेंट, सी लेजिस्लेटिव असेंबली, डी चीफ मिनिस्टर। 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रेसिडेंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, हु रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विशेस? भारत के राष्ट्रपति जब तक चाहे तब तक कौन पद पर बना रह सकता है? आपके ऑप्शन हैं ए गवर्नर, बी इलेक्शन कमिश्नर, सी जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, डी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो 24 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए गवर्नर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन एनी प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ? भारत के संविधान में महाभियोग का कोई प्रावधान नहीं है। आपके ऑप्शन हैं ए द प्रेसिडेंट, बी द गवर्नर ऑफ स्टेट, सी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी द गवर्नर ऑफ स्टेट। इसलिए कोई भी इम्पीचमेंट प्रोसीजर या प्रोविजन नहीं है। तो 25 क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो आज हमने सेट ऑफ 25 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। अगर आप सभी को ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल कर्मवीर आईसीएस को। साथ ही साथ आप अपने फीडबैक और सुझाव हमें ज़रूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, जिससे कि हम और बेहतर और क्वालिटी लेक्चर्स आप सभी के लिए ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।